हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड यह हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें भूगोल, विज्ञान और इतिहास तथा अन्य से जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। आइए हम लोग एक एक करके जो है ये प्रश्नों को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है कि लाल मृदा यानी लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो किस कारण से उसका रंग जो है लाल होता है। वो लोहे के व्यापक प्रसरण के कारण होता है, या उसकी अधिक मात्रा के कारण होता है, या फिर तांबे की अधिक मात्रा के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो लोहे के व्यापक प्रसरण के कारण, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यह पहला नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। तो वायुमंडल में जो हवा है, गैसों का मिश्रण है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस उपस्थित है वह नाइट्रोजन गैस है। कितने मात्रा में उपस्थित है? तो 78% में है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो लगभग 21% में है। फिर उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% में है। अब बचे हुए 0.97% में अन्य जितने भी गैस है वो सारे उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है याद रखेंगे 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? तो 0.03%। और उसके अतिरिक्त जितने भी अन्य सारे गैसेज हैं वो 0.97% में रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत है। यानी ये जो पर्वत की श्रेणियां हैं, नीलगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुरा पर्वत, इनमें से कौन सा एक पर्वत जो है वह वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इस तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि वलित पर्वत के रूप में जो है वह हिमालय पर्वत जाना जाएगा, अर्थात इसका सबसे सही उत्तर जो है वह बी होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जो सीरीज है आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और दोस्तों के बीच भी इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर रहता है। जी, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक घनत्व जो है, जब हम लोग वायुमंडल को पढ़ते हैं तो स्तर वाइज पढ़ते हैं, तो सबसे नीचे जो मंडल है उसमें क्षोभ मंडल है। फिर उससे ऊपर जो है अन्य जो मंडल है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल। तो इन सब में जो सबसे अधिक जो घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व जो है वह क्षोभ मंडल में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी चौथा नंबर प्रश्न के लिए क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। जी, यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सारे प्रश्न जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताब से तैयार किया गया हुआ मटेरियल है कि विश्व का जो छत है वह कौन जाना जाता है। वह काराकोरम श्रेणी, या तियान शान, या फिर पामीर का पठार। तो पामीर के पठार को जो है वो विश्व के छत के नाम से जानते हैं, अर्थात पांचवा नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कौन है? अगला क्वेश्चन है छठा नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह कौन सा है। जी, इतने जो संसार में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है, या गोबी है, या कालाहारी है, या फिर थार मरुस्थल है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, और सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल जो है वह फिर गोबी आएगा। यानी इस छठा का तो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है, सातवां नंबर प्रश्न है कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। जी, यह जो है भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए ये इसमें जितने भी भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम कलेक्शन किए हैं। तो ये मुंडा जनजाति जो है यह कहाँ निवास करती है? बिहार राज्य में, या फिर झारखंड राज्य में, या फिर मध्य प्रदेश में, या उड़ीसा में। तो इस सातवां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी कि मुंडा जनजाति के लोग जो है वह बिहार का ही पड़ोसी राज्य झारखंड में निवास करते हैं, यानी बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का जो जनजातीय समूह है उसमें सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड समूह या फिर इरूला समूह या पनियान समूह या फिर राजी समूह? तो जितने भी जनजातीय समूह हैं उसमें जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वह गोंड समूह है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसमें जानवरों के लिए जो यह राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह किसके लिए जाना जाता है? वहाँ गौर के लिए या फिर पक्षियों के लिए या बाघ पाले जाने के लिए या फिर गैंडा के लिए? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गैंडा वहाँ जो उस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा मौजूद है उसके लिए यह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, हम तो पीछे इस प्रश्न को बताए हैं, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि यह जो अवस्थित है यह भारत के असम राज्य में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस 10वें नंबर प्रश्न के लिए वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर है, ताकि इससे पता चले कि जो है हम लोग की तैयारी कितनी हो चुकी है। और साथ ही साथ हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो पूरा देखने के बाद लास्ट में आप कमेंट करके फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जी, तो बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ है, गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। इससे पहले जो है 1912 में, यानी 10 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था। और 12 से याद रखेंगे, 12 से बांकीपुर में और जो कि हुआ था। और उसके बाद पूरे 10 साल के बाद 1922 में गया में हुआ। और यह गया में जो 1922 में हुआ यह भारतीय बिहार में दूसरा था। और वैसे अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उसमें यह 37वां अधिवेशन था राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में, जो बिहार में हो रहा था। और यह गया जिला में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वह चितरंजन दास किए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए भी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? जी, जब मगध साम्राज्य, जब हम लोग ये 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ है वह मगध साम्राज्य रहा है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य की जो ये था उसमें अलग अलग वंशों ने शासन किया है। सबसे पहले मगध साम्राज्य में हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद जो है फिर शिशुनाग वंश का शासन रहा, फिर तीसरे नंबर पर नंद वंश का शासन रहा। और नंद वंश के जो शासक हुए हैं वो महापद्मनंद थे, अर्थात 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी है वह है पाटलिपुत्र या फिर वैशाली या गिरिब्रिज राजगीर या राजगिरी, जो आधुनिक नाम अभी राजगीर है, या फिर चंपा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए बी सी ये तीनों जो है मगध साम्राज्य की राजधानी रही है सीरियल से, लेकिन जो है प्रथम राजधानी की बात हो रही है तो प्रथम राजधानी जो है वो गिरिब्रिज थी, राजगीर। और उसके बाद राजधानी का स्थानांतरण उद्ययन के द्वारा पाटलिपुत्र में किया गया था। लेकिन मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी है वह राजगीर है। और पाटलिपुत्र राजधानी को बसाने का कार्य कौन किया है? तो उद्ययन ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि ये जो 16 महाजनपदों की सूची है यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारियाँ हासिल होती है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, तो वह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यह महाभारत से प्राप्त होती है, या फिर अंगुत्तर निकाय से, या छांदोग्य उपनिषद से, या फिर संयुक्त निकाय से? तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि 16 महाजनपदों की जो सूची है वो हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। और यह अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिससे हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसमें से 3 महाजनपद का उल्लेख बिहार से मिलता है, वज्जी संघ, मगध और चंपा। तो ये 3 महाजनपद बिहार में रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए
अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इसमें से कौन जो है वह बुद्ध के समकालीन थे? 15वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है वह कौन सा है? तो इन राजाओं में जो बुद्ध के समकालीन हुए हैं वो प्रसेनजीत और अजातशत्रु हुए हैं। बिंदुसार तो बाद के ये हैं, ये तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, तो इनका जो शासन रहा है वो बाद का रहा है, यानी जो इसके रहे हैं वो अजातशत्रु और प्रसेनजीत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि पहला और तीसरा जो है वह बुद्ध के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? कौन से मगध सम्राट ने किया था? या बिंबिसार ने या फिर अजातशत्रु ने? अंग महाजनपद का विलय जो है वो मगध साम्राज्य में करने का कार्य कौन किया है? तो इस 16वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने ही ये मगध साम्राज्य का में अंग को मिलाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश का संस्थापक जो है या घटोत्कच गुप्त है या फिर चंद्रगुप्त है या श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जो नाम आता है वो ऑप्शन नंबर सी आता है कि श्रीगुप्त जो है वह गुप्त वंश के संस्थापक है। जी एक एक प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो भारत आया वह उस वक्त भारत में किसका शासनकाल चल रहा था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक या फिर हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो फाहियान जब भारत आया था उस वक्त भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में क्वेश्चन का जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? तो हम सभी जानते हैं कि ह्वेनसंग, और फाहियान जो है वह ये चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि विक्रम संवत जो कैलेंडर है इसकी प्रारंभ कब हुई है? विक्रम संवत कैलेंडर की जो प्रारंभ हुई है या 58 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी में या फिर 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व में? तो विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई है वो 58 ईसा पूर्व में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अब जो प्रश्न है वो विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, तो हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई भी अपडेट्स आएगा तो आप तक पहुंचेगा। और आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आया, कैसा लगा, अंत में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि दर्पण 3 तरह का होता है। कौन कौन दर्पण? तो एक है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण। तो उसमें से जो समतल दर्पण प्लेन मिरर है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं वो सदैव जो है प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि आँख में प्रवेश करने से वाले प्रकाश की मात्रा को आँख का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? परितारिका उसको नियंत्रित करता है, पुतली करता है, लेंस करता है या फिर पक्षमाभी पेशियाँ उसको नियंत्रित करता है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 22 का ए की परितारिका द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक, यानी लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? तो लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में, यानी 23वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर डी = 1/f, यानी उसके लेंस के फोकस का इन्वर्स होता है। 1/f जो है उसके फोकस ले का उल्टा जो है ये डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 कि पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम दिखना यह किसका कारण है? यानी कोई बाल्टी अगर पानी से भरा है तो वो बाल्टी की जो गहराई है वो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो कोई भी पानी से भरा बाल्टी का गहराई कम दिखना या फिर पानी भरे बाल्टी में रड रखने होने पर उसका तिरछा प्रतीत होना, ये सभी जो क्रियाएं होती है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या है कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, यानी प्रकाश जब हवा से पानी में जाता है तो वह मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, या फिर पानी से हवा में आएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा।
तो इसी क्रिया के कारण जो है यह पानी भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना या पानी में बाल्टी में रखे पानी में जब रड रखा जाता है तो उसका टेढ़ा दिखना, यह दोनों उसी क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं। जी, रोगियों के नाक कान गले की जांच के लिए जो डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो यह दर्पण जो है अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बाकी समतल दर्पण में तो वस्तु की बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस दोनों दर्पण को डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। डॉक्टर के द्वारा जो है इन सारे जो ये ऑर्गन्स हैं नाक कान गला, इनकी इलाज के लिए जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग होगा। आगे है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक कहते किसे हैं, तो अपवर्तनांक कहते हैं कि किसी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यह कहलाता है अपवर्तनांक। तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जितने भी पदार्थ हैं उसमें सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है वह हीरे का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि 2.42 जो है इसका अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी नेत्र का जो निकटतम बिंदु है वो कितना होता है। तो किसी भी सामान्य आँख के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य आँख होगा उसके लिए निकटतम बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर स्थित बिंदु जो होता है वह अनंत होता है। यानी कोई भी सामान्य आँख में अगर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को वह साफ साफ देख ले रहा है तो उसे किसी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं है। और दूर की बात अगर की जाए तो वह दूर कितना भी, जहाँ तक उसकी नज़र जाए वहाँ तक की वस्तु को अगर वह देख पा रहा है तो फिर उसका नेत्र जो है वह सामान्य है, उसमें किसी प्रकार की कोई दोष दृष्टि दोष नहीं है। तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि विद्युत बल्ब, जो एलईडी बल्ब नहीं, ये व्हाइट लाइट वाला एलईडी बल्ब नहीं, जो लाल कलर का जो बल्ब जलता था, उस विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो टूटने से फ्यूज हो जाता है बल्ब, तो वो फिलामेंट किस धातु का बना होता है। वो तांबे का बना होता है या प्लैटिनम का या फिर टंगस्टन का। तो धातु जो विद्युत का बल्ब है वह बना होता है कौन से पदार्थ का, तो वो टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए, 28वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि विद्युत का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। वह गैल्वेनोमीटर है, जनित्र है, मीटर है या एमीटर है। तो मीटर तो होगा नहीं, और जनरेटर के, जनित्र का मतलब जनरेटर, जनरेटर के द्वारा ही विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर भी जो है यह मापने की युक्ति है। यानी 29वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष उसे कहेंगे कि जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखती हो और दूर स्थित वस्तु साफ नहीं दिखती हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो दर्पण इस्तेमाल होगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, अब जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं वो भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। हमारे संविधान में जो है 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, इसको लिस्ट कहेंगे। एक संघ सूची जिसको सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, दूसरा राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरा समवर्ती सूची कंक्रीट लिस्ट। तो इन तीनों सूचियों में विषय शामिल है कि कौन सा विषय किस सूची में शामिल है। जैसे अगर हम लोग बात करें विदेशी मामला, डाक व्यवस्था, रेलवे, सुरक्षा, ये सारे जो है सीमा सुरक्षा, ये सभी केंद्र सूची में शामिल है। इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक प्राप्त है। उसी प्रकार राज्य की विधि व्यवस्था से संबंधित जो विषय है वो राज्य सूची में शामिल है, उस पर राज्य सरकार अपना नियंत्रण रखती है, कानून बनाती है। और कुछ विषय ऐसे हैं जैसे शिक्षा है,
तो यह समवर्ती सूची में शामिल है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है सरकारें इस पर कानून बनाती है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा भारतीय संविधान में लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वह कहाँ से लिया गया है। हमारा जो मूल संविधान था उसमें किसी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद संविधान संशोधन के बाद जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है, और यह जो लिया गया है यह रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A में हमारे पास जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है, संसद का जो 2 सदन है, एक निचला सदन, एक ऊपरी सदन, फिर राष्ट्रपति, तो ये जो 3 भारतीय सरकार की संसदीय प्रणाली जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो संविधान से लिया गया है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अभी जो भारतीय संविधान में अनुसूची है वह कितनी है, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और जब संविधान का निर्माण हुआ था उस वक्त अनुसूचियों की जो संख्या थी उस वक्त केवल 8 अनुसूचियां थी। अभी 12 अनुसूचियां हैं। संशोधन के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियां ऐड किए गए हैं। उसी प्रकार जैसे पहले संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। जी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई अनुसूची कौन सी है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह नगर से संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कुल 22 भाषा को, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इस प्रकार से टोटल इंडिया के 22 भाषाओं को जो है वो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में शामिल है। तो इसका उल्लेख जो हमें मिलता है वह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची से इसका उल्लेख मिलता है, यानी 36वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। जी, यह कौन से राज्य का आरक्षण विधेयक है। तो वह तमिलनाडु का है, या कर्नाटक का है, उत्तर प्रदेश का है, या फिर उड़ीसा का है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है 37वां नंबर प्रश्न के लिए, यह जो है तमिलनाडु का आरक्षण विधेयक है, जिसको जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है। जी, तो दल बदल से संबंधित जो अयोग्यता अधिनियम है, जब दल बदल से रिलेटेड ये बनाया गया, यह अनुसूची 10 में, भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में जो है इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है यह भारत को क्या कहा गया है। इसमें अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ कहा गया है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा 39वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर डी, कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो ये जो अनुच्छेद है 1 से 5 यह राज्य एवं संघ के बारे में जानकारी देता है। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है यह मूल अधिकार है, जो हमें भाग 3 में मिलता है, और अनुच्छेद 36 से 51 जो है यह नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद भाग 4 में है। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधी ये प्रावधान है, भाग 1 में ये है। तो ये, और इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक है। दोस्तों, हमने एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है उसके उत्तर को व्याख्या के साथ देखा है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो आप कमेंट करके बताइए भी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।